दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं मध्य प्रदेश के सांची शहर में हूं, जहां पर एक बहुत बड़ा विश्व बौद्ध स्तूप बना हुआ है। मुझे जब पता चला, मेरी दिल की भी तमन्ना थी कि जब भी मैं इस क्षेत्र में आऊँगा तो सांची जरूर आऊँगा। दोस्तों, मेरा यहाँ कोई जाना पहचाना भी नहीं था, लेकिन मुझे रविंद्र गौतम जमरे के द्वारा पता चला कि राही जी, जब भी आप सांची की प्लानिंग बनाएं तो वहाँ पे अपने जाने पहचाने हैं डॉक्टर आरपी निगम जी। मैं आपको नंबर दे दूंगा, उनसे मुलाकात हो जाएगी। बहुत अच्छे इंसान हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी तरीके से वो रखने का काम करेंगे। तो आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर आरपी निगम जी हैं, जिन्होंने जीवन से महापुरुषों की विचारधारा फैलाने का काम किया, बढ़ाने का काम किया, लोगों के बीच में जाकर के लोगों की मदद भी की। पूरा जीवन उनका मिशन में निकला। मिशन के बाद कैसे राजनीति में आए, हम आपको रूबरू कराने का काम कर रहे हैं। तो सर, आपने यूट्यूब चैनल सोशल राही को समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ में आपको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। सर जय भीम, नमो बुद्धाय। सोशल राही चैनल को बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं, और सोशल राही के जो हमारे यूट्यूब चैनल वाले माननीय राम कुमार राही जी 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 आज हमारे इस विश्व पर्यटन स्थली नगरी सांची में यहाँ पधारे, और उन्होंने हमारे लिए अमूल्य समय दिया, हम लोगों से आकर के मिले। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उनको जय भीम नमो बुद्धाय। जी जी, नमो बुद्धाय जय भीम। सर, जब भी मैं आप लोगों के बीच में आता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे दर्शकों की नजरें टिकी रहती है कि राही जी आज कोई नए मेहमान से मुलाकात कराएंगे। तो आप लोगों के बीच में मैं सवालों को लेकर के आता हूं, जिससे हमारे दर्शक लोग नजरें टिकाए बैठे रहते हैं कि राही जी कुछ नए सवाल करेंगे। तो सर जी, आपने जो मिशन का काम चालू किया तो लोगों के अंदर जोश और जज्बा होता है। कहते हैं कि जान जज्बों में होती है, बेजान मुर्दों में होती है, शेर की पहचान हमेशा कर्मों से होती है। सर, मेरे दर्शकों को बता दीजिएगा कि आपने मिशन का काम कब से चालू किया। ऐसा है राही जी, मिशन का काम हमने जालौन से शुरू किया। जालौन में मेरा वर्थ प्लेस ग्राम गढ़ा, पोस्ट हरौली, तहसील माधोगढ़, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश का मैं मूल निवासी हूँ जी। और सन 68 में जब मैं अपने गांव से 4 किलोमीटर दूर गोपालपुरा पढ़ने जाता था। सर, कितनी उम्र थी जब आपकी? उस समय लगभग मेरी उम्र जो है 12-13 साल थी जी। तो हमारे गांव में एक बौद्ध भाष जी, बलूराम बौद्ध भाष कवि जो है घिलौर के रहने वाले थे, वो हमारे यहाँ आते थे और बाबा साहब के बारे में, मिशन के बारे में वो बताते थे और गीत भी गाते थे, बुंदेली लोकगीत गाते थे। उनसे मैं प्रेरित होकर के तो मैंने बाबा साहब को जाना। जब उनके गीतों को मैंने पढ़ा तो मेरे समझ में आया कि बाबा साहब ने क्या किया। तब मैं बाबा साहब के मिशन के साथ जुड़ा और मैं उनके गाए हुए गीतों को, जब मैं रास्ते में गोपालपुरा पढ़ने जाता था तो मैं रास्ते में अपने इधर से आते जाते गीत गाता था, जिन गीतों को लोग जो है खेतों में हमारे सुनते थे। तो वहीं से लोग मेरे को कहने लगे ये तो नेता बनेगा, और बाद में लोगों ने मेरे को नेताजी कहना शुरू कर दिया। तो कक्षा 6 से ही मेरे को जो है नेताजी की पदवी मिल गई। और फिर जब मुझे नेताजी की पदवी मिल गई तब मैंने सोचा कि अब कुछ ऐसा करना चाहिए जो लोगों ने हमको नेता का नाम दिया है वो लोगों के सामने हम चरितार्थ कर दें कि नेता कैसे बनते हैं। और आप लोगों ने अगर मुझे बनाया है तो मैं नेता आपके सामने बनूंगा, जरूर कोशिश करूंगा। जी। सर जी, राजनीति में कब प्रवेश हो गए आप?
इसके बाद में जब मैं गांधी इंटर कॉलेज और रही में मैंने 78 में हाई स्कूल करने के बाद मैं मध्य प्रदेश में आ गया। ग्वालियर सन 80 में मैं ग्वालियर आया। जी। ग्वालियर में रह करके मैंने कड़ा संघर्ष किया। हमारे पूर्वजों की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी। हमारे माता पिता जो है बड़े गरीब आदमी थे, उनके पास ज़मीन भी ज़्यादा नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था। तो हम लोगों को, लेकिन मेरे पिताजी को मैं बहुत बहुत इस बात के लिए उनका ऋणी रहूँगा कि वो बहुत बड़े मिशनरी थे, अम्बेडकरवादी थे, कि उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और उन्होंने कहा कि कुछ भी हो मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा। और वो इतने बड़े मिशनरी थे कि उनके सामने जब भी कोई बात होती थी तो वो बगैर बाबा साहब का नाम लिए कोई बात नहीं करते थे। जी जी। कई बार ऐसे मौके आए और अंतिम समय में जब वो अपनी अंतिम घड़ियों में पहुंचे तो हमारे गांव में कोई, देखो, हाँ बोलो बोलो। और हमारे गांव में वैसे तो कोई है नहीं है, सवर्णों के नाम पर गुर्जर अपने आप को समर्थ मानते हैं। तो उनकी महिलाएं उससे मिलने आती थी, कहती थी लल्ला अब तुम्हारा आखिरी समय है, अब तो तुम भगवान का नाम लो। और वो कहती थी कि तुम राम नाम जपो फलाने। तो उन्होंने कहा, जब वो चली जाती थी तो उसके बाद वो कहते थे जी हमको क्या सिखाने आई है राम नाम। अरे उसका नाम हम कैसे लें जिसने हमें कुछ नहीं दिया। अरे हम अपने बाबा साहब का नाम लेंगे जिसके कारण आज हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसके कारण आज हमारी पहचान है। तो वो इस तरीके की बातें जो है करते थे। तो मुझे बड़ा गर्व होता था कि मेरे पिता एक मिशनरी व्यक्ति हैं और उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मैंने सोचा जब मेरे पिताजी इतने बड़े मिशनरी हैं तो हम लोगों को मिशन का काम करना चाहिए। जी। और मैं मिशन के साथ जुड़ता चला गया। जी। तब से लेकर के फिर जब मैं ग्वालियर पहुंचा, ग्वालियर में जाकर के मेरा बहुत कड़ा संघर्ष रहा। मैंने कई प्रकार के धंधे किए और धंधे करने के साथ साथ मैंने वहाँ से अपनी डॉक्टरी की डिग्री करी। और मेरा एक जो छोटा भाई है उसको भी मैंने वहीं बुला लिया और उसको वहाँ पढ़ाने के बाद में वहाँ से हायर सेकेंडरी कराने के बाद उसका सिलेक्शन उस पॉलिटेक्निक विदिशा में हो गया और इसके बाद वो इंजीनियर बन गया। आज वो भिलाई स्टील प्लांट में एसी का जीएम है। जी। तो उसको भी मैंने पढ़ाया। मैं खुद भी अपने आप को डॉक्टर बनाया। और इसके बाद में जब मैं विदिशा से ग्वालियर से इसके बाद फिर मैं 1990 में विदिशा आ गया। जी। लेकिन विदिशा आने से पहले जब मैं ग्वालियर में था तब भी मैं मिशन के साथ जुड़ा रहा और वहाँ से मैंने काफ़ी काम किया। मुरार विधानसभा का प्रभारी भी रहा मैं बहुजन समाज पार्टी से। और वहाँ पर फूल सिंह बरैया के साथ मैं काम किया और उस समय फूल सिंह बरैया पार्टी में नहीं थे। हम लोग सब मिलकर के फूल सिंह बरैया को पार्टी में लेकर के आए। कांसीराम साहब के साथ में हम लोग काफ़ी नज़दीकी से बैठे, उनके साथ काफ़ी हमारी बैठकें हुई। मानवर साहब की मुलाकात आपसे मानवर साहब से हमारी मुलाकात हुई सन 84 में। जी। 84 में जब पार्टी बनने के बाद मुलाकात। जब उम्र कितनी थी आपकी? उस समय मेरी उम्र जो है 30 साल थी। जी। तो आज मेरी उम्र 65 साल है और जब मैं विदिशा आया उस समय मेरी उम्र 30 साल की करीब थी। उस समय जब साहब से मिला उस समय 30 साल से भी कम थी मेरी उम्र। तो उस समय जो है कांसीराम साहब के साथ जुड़ करके जब उनके कैडर वेडर में बैठा, हमारे यहाँ एक ग्वालियर में एक RMS में हुआ करते थे रेलवे में मिस्टर डॉक्टर नानावरे जी, उनके कैडर कैंप में मैं बैठा पहली बार। और उन्होंने जब मानवर साहब का मिशन हमको बताया कि मानवर साहब ने ये त्याग किए हैं और बाबा साहब के मिशन को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं और बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाना चाहते हैं, तो हम लोगों ने जो भी धंधा करते थे उसमें से अपना कुछ ऋण पैसा भी देना शुरू किया और समय भी देना शुरू किया और हम उनके साथ जुड़ते चले गए और लोगों को काफ़ी जोड़ा। ग्वालियर में भी एक अपनी पहचान बनाई और इसके बाद में 1990 में मैंने ग्वालियर छोड़ा और मैं विदिशा आ गया। विदिशा आए जी। विदिशा में मैं 1 साल रहा। विदिशा में भी हमने काम किया। इसके बाद अक्टूबर 92 में मैं जो है सांची आ गया, क्योंकि सांची में भगवान बुद्ध के स्तूप थे। तो मैं विदिशा से हर संडे को सांची स्तूप पर वंदना करने आता था। तो यहाँ के लोगों ने कहा कि आप हर संडे को जाते हो, आप सांची में ही क्यों नहीं बस जाते हो जी। तो फिर मैं जो है सांची में ही बस गया। प्लानिंग बना ली, सांची में बस गया। तो मैं बच्चे भी छोटे छोटे थे। तो यहाँ मैं सांची में अपना जैसे ही आया तो यहाँ सांची में भी हमने अपना काम शुरू किया। तो 1992 में मुझे
सांची का जिला अध्यक्ष बनाया गया बसपा का, और मैं 9 साल तक जिला अध्यक्ष बन के रहा रायसेन में। अरे वाह। मेरा लंबा समय रहा। जी। और यहाँ भोपाल में जो भी प्रदेश अध्यक्ष थे, दाऊराम रत्नाकर वगैरह, वो लोग मेरे को बहुत ज़्यादा जानते थे। वो चाहते थे कि डॉक्टर साहब का एक बहुत लंबा परिचय है और भोपाल के अंदर उनके काफ़ी लोग रहते थे, तो जब भी उनको आर्थिक आवश्यकता पड़ती थी तो मैं भोपाल में उनको अवेलेबल करा देता था। लोगों को मैंने इतने लोगों को जोड़ रखा था, कम से कम 200-300 लोग उस समय मैंने जो है बसपा में जोड़े थे। भोपाल के अंदर जो कर्मचारी थे, जो मैं कह सकता हूँ कि रत्नाकर कहते थे, डॉक्टर निगम अगर आप नहीं होते तो बसपा चलाना मुश्किल हो जाता। तो जो हमारा काम रहा बसपा के प्रति, मिशन के प्रति, पार्टी के प्रति, और पार्टी के प्रति हमारा पूरा लगाव हमेशा रहा, आज भी है। मैं चाहता हूँ आज जो बिखर गई है पार्टी, मैं चाहता हूँ कि पार्टी को दोबारा जो है एकत्रित किया जाए। जो लोग फैले हैं उनको इकट्ठा किया जाए। और मिशन, मैं ये बात को कह सकता हूँ, बसपा के अलावा दूसरी कोई पार्टी ऐसी नहीं है। जो पार्टी आज हमारे सामने 40-39 साल पुरानी हो गई, आज जो लोग नई नई पार्टियां बना रहे हैं, जब तक वो पार्टियां बनाएंगे, हम किस परिस्थितियों में पार्टी को तैयार करके यहाँ तक लाए हैं, और जो लोग हमारे मिशन को मेंटना चाहते हैं, उनकी गलतफहमी है कि हम अपनी पार्टी बना करके सक्सेस हो जाएंगे। कभी नहीं सक्सेस हो सकते वो लोग जो ऐसा सोचते हैं। आखिरकार उनको बीएसपी को ही चलाना पड़ेगा, और तीसरी पार्टी भारत में बीएसपी के अलावा दूसरी पार्टी और सक्सेस नहीं हो सकती। सर, आपको पूर्ण विश्वास है? पूर्ण विश्वास है, मैं कह सकता हूँ इस बात को। और मैं कह सकता हूँ कि जैसे पुराने लोगों को, फिर मैं कहता हूँ नए लोग जुड़े हैं, नए लोगों को तभी उनको वो किया जा सकता है जब तक उनको कैडर कैंप नहीं दिया जाएगा। वो बिना कैडर के रास्ते से जो है बीएसपी तैयार नहीं हो सकती। जिस तरीके से जो रास्ता शुरू किया गया था मानवर साहब के द्वारा, उसी रास्ते पर हमको चलना पड़ेगा। आज बहन जी हैं, बहन जी से भी मेरे काफ़ी नज़दीकी संबंध है। 2000 मैं एक्चुअली सांची में जो यहाँ 98 में जो है 2098 में मैं बसपा से यहाँ से चुनाव लड़ा। 2003 में भी हम यहाँ से चुनाव लड़े। 2003 में बहन जी ने हमको दिल्ली बुला करके अपने हाथ से टिकट दिया और हमको यहाँ से लड़वाया। बहन जी को इतना भरोसा था कि मैं जब दिल्ली टिकट लेने गया तो वहाँ लोगों ने कहा कि बहन जी, डॉक्टर निगम के पास तो पैसा है ही नहीं है, वो चुनाव कैसे लड़ेगा। तो बहन जी ने कहा उसके पास पैसा हो या ना हो, उसके पास एक क्षेत्र है, उसने वहाँ काम किया, इसलिए पैसा हो या ना हो, लेकिन चुनाव डॉक्टर निगम कोई सांची से लड़ाऊंगी, कोई दूसरा वहाँ से नहीं लड़ेगा। बहन जी को इतना मेरे ऊपर भरोसा था, और आज भी बहन जी मुझे जो है टाई वाले डॉक्टर के नाम से जानती हैं। तो आज इस समय ऐसा चल रहा है, समय का दौर, मैं जब भी ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूं तो कहीं ना कहीं लोग बहन जी की टीका टिप्पणी करते हैं, तो कहीं कहीं पार्टी की टीका टिप्पणी करते हैं। तो सर, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कमी कहाँ है। कमी यहाँ है कि हमारे लोग कान के कच्चे हैं। दूसरी बात, वो अभी मिशन को समझ नहीं पाए। जिस दिन वो मिशन को समझ जाएंगे उस दिन वो पार्टी की बुराई करना बंद कर देंगे और बहन जी के ऊपर भी टीका टिप्पणी बंद कर देंगे। वो अभी मिशन को, पहले उनसे यही हमारा निवेदन है कि पहले वो मिशन को जाने, बाबा साहब को पढ़ें और कांसीराम साहब के संघर्ष को पूर्ण तरीके से पढ़ें और उनके संघर्ष के बारे में जानें। मैं कहता हूं कि कोई भी आदमी इधर से उधर नहीं हो सकता, क्योंकि मानवर साहब का संघर्ष इतना कड़ा है, इतना गंभीर संघर्ष है कि उनके संघर्ष को सुनकर के लोग इधर उधर भटक ही नहीं सकते। और कुछ लोग जो मानवर साहब का नाम लेते हैं और बाद में उनके खिलाफ काम करते हैं, जैसे मैं एक नाम बता सकता हूं, जैसे बामन मेश्राम जो है ना, वो आज मानवर साहब का नाम लेता है, लेकिन मानवर साहब की जो बाम था ना, वो बामन मेश्राम ने ही बर्बाद किया है। और बामन मेश्राम एक्चुअली मैं इस बात को कह सकता हूं कि बामन मेश्राम आरएसएस के आदमी हैं, उनको आरएसएस के द्वारा भेजा गया है, वो मिशनरी आदमी नहीं है। और चंद्रशेखर के बारे में भी ये कहना चाहता हूं, चंद्रशेखर का इतिहास है कि चंद्रशेखर के पिता 15 साल तक आरएसएस के सदस्य रहे। चंद्रशेखर मिशनरी कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं कह सकता हूं इस बात को कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी ऐसी नहीं है जो संघर्ष करके आगे बढ़ जाए। आज की तारीख में अगर मैं कह सकता हूं इस बात को कि आगे अगर बढ़ना है तो लोगों को बीएसपी के साथ जुड़ना होगा, बीएसपी को ही चलाना होगा, और दूसरा कोई काम हमारे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। इसलिए सबसे मैं चाहता हूं देश के लोगों से, प्रदेश के लोगों से, चाहे वो यूपी के हों चाहे एमपी के हों, सबसे मेरा निवेदन यही है कि आप बसपा को छोड़ के मत जाइए, और जो भटक गए उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो वापस बसपा में आए
और अपने मिशन को वापस अपने हाथ में लें और मिशन को चलाएं और मिशन को पूरा करें, कांसीराम साहब के सपनों को पूरा करें। अच्छा, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी तो भलाई कर रही है लोगों की। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी या जो पहले जनसंघ हुआ करती थी, वो कहीं भी मानवर साहब ने 1991 में जो आंकड़े निकाले थे लोकसभा में, उन्होंने ये कहा था कि आज तक कांग्रेस ने हमारे लोगों का 121% नुकसान किया है। ये मानवर साहब के आंकड़े थे। तो कांग्रेस में जो लोग हैं वही लोग बीजेपी में हैं। मानवर साहब ने इसलिए बोला था कि एक हमारे लिए सांपनाथ है, एक हमारे लिए नागनाथ है, ठीक है ना। इसलिए कांग्रेस हमारा भला कभी कर ही नहीं सकती है, न कर पाई है। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, जब उस किताब को मैंने पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि न कांग्रेस कभी कुछ कर सकती है, न गांधी कभी कुछ कर सकते हैं। जो गांधी हमेशा बाबा साहब के विरोधी रहे, वो उनकी पार्टी जो है बाबा साहब के लोगों का भला कभी नहीं कर सकती। इसलिए हम लोगों को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि कांग्रेस हमारा भला करेगी। कांग्रेस हमको गुमराह करने का काम कर सकती है। ऐसे ही एक पार्टी और जो बनी है, जो आप पार्टी है, ये केजरीवाल है, वो भी जो है आरएसएस का बंदा है, आम आदमी पार्टी का, जो आप बोलते हो उसको, तो वो भी जो है आरएसएस का आदमी है और हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए वो इस तरीके की बातें करता है कि मैं अपने टीचरों को बोलूँगा, अपने स्कूलों में बाबा साहब को पढ़ाऊंगा, वो सावरकर को पढ़ाएं, मैं अम्बेडकर को पढ़ाऊंगा। ये सब उसकी गलतफहमी, इससे हमारे लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाएं। और मैंने आपको बोला कि हमारे लोग अभी मिशनरी नहीं है, बहुत कान के कच्चे, दूसरे की बातों में बहुत जल्दी आ जाते। हमारे लोग सीधे सच्चे लोग थे। लेकिन आज तक तुम्हारे पास बाबा साहब की दी हुई शिक्षा का एक मूल मंत्र है, जिसके बदौलत आज हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, तमाम दुनिया भर में वैज्ञानिक हम बन चुके हैं। तो हम लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये सब सिर्फ बाबा साहब की देन है। तो हम बाबा साहब के रास्ते को नहीं छोड़ सकते, और बाबा साहब के रास्ते से जो भटक जाता है वो कभी सक्सेस नहीं होता, वो कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकता। ऐसा मेरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। सर जी, बहुत अच्छी जानकारी आपके माध्यम से मिली, और कहीं ना कहीं लोग नज़रें लगाए बैठे हैं कि राही जी ने आज जो विषय छेड़ा है डॉक्टर साहब से बीएसपी के बारे में, तो कई भ्रांतियां लोगों के बीच में अभी भी हैं कि बहन जी नहीं निकलती हैं अपने घर से। जहां कोई हादसा हो जाता है, कोई बीएसपी का कार्यकर्ता वहां पहुंचता भी नहीं है। जब भी टिकट की बारी आती है तो बगैर पैसे का टिकट नहीं दिया जाता है। ऐसा है राही जी, लोगों के अपने अपने मुंह हैं, अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी जबान है, कुछ भी कह सकते हैं लोग। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, बहन जी बहुत दृढ़ संकल्पित हैं पार्टी के प्रति, मिशन के प्रति। हाँ, ये कह सकता हूँ कि बहन जी को कुछ लोग गुमराह करते हैं, सही बात बहन जी के पास तक नहीं पहुँचती नहीं है। कार्यकर्ताओं की कमी है, बहन जी को बताई नहीं जाती बातें जो सही बात होती है। मैंने 2-4 बार प्रयास किया, लेकिन यहाँ जो प्रभारी लोग आते, एक राजा राम यहाँ प्रभारी आया था, वो ये कहता था कि तुम लोगों की हिम्मत क्या है, तुम बहन जी से मिल लो बगैर मेरे। तो इस तरीके के प्रभारी जब आते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं हिरास होते हैं। संघर्ष हम लोग करना जानते हैं, ऐसा नहीं कि हमारी पब्लिक संघर्ष नहीं करती या हम लोग संघर्ष करना नहीं जानते। हम लोग बहुत संघर्ष करना जानते हैं। हम अब अपना संघर्ष के बारे में मैं नहीं बताऊंगा आपको कि मैंने क्या क्या संघर्ष किया, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ लोगों के साथ में रहा हूँ। हमारे लोग काफ़ी संघर्षशील हैं, हमारा समाज ही संघर्षशील है, जिसने शुरू से संघर्ष किया। अगर नहीं संघर्ष नहीं किया होता तो बीएसपी इतनी जल्दी खड़ी नहीं होती। कैसे हो जाती है? अगर संघर्ष नहीं किया था तो बीएसपी कहाँ से बन जाती। हमारे लोग संघर्षशील हैं, और मैं तो लोगों से कहता हूँ कि आप अपना संघर्ष जो आपने शुरू से किया था उसको फिर अपने जहन में उतार लो, पार्टी फिर खड़ी हो जाएगी, आपको कोई मात नहीं दे सकता। और बहन जी के ऊपर जो लोग लांछन लगाते हैं, हमारा उनसे कहना यही है कि बहन जी को आरोप प्रत्यारोप करना आप बंद करें। पहले आप बहन जी को समझें, क्या पड़ी थी बहन जी को, क्या बहन जी अपनी जिंदगी जी नहीं सकती थी? शादी करके वो अपनी एक बढ़िया लाइफ जी सकती थी, उनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा त्याग कर दिया अपनी जिंदगी का। आप अपने घर में अपनी बहन बेटियों से कह करके देखो, इतना कोई त्याग करने के लिए तैयार हो जाए। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ इस बात को कि बहन जी का जो त्याग है उसको आप बेकार न जाने दें। और इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि बहन जी के बताए हुए रास्ते पर बहन जी के साथ जुड़ करके हमेशा आप बहन जी को मजबूत करें और बहन जी को आगे बढ़ाएं। यही हमारा आप लोगों से निवेदन है, और आप लोग हमारे इस निवेदन को स्वीकार कर लें, ऐसा हमारा आप लोगों से
विश्वास है कि आप लोग जरूर मेरा ये जो मैंने बोला है इस संकल्प को जो आप लोग लेंगे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। आप बीएसपी को आगे बढ़ाइए, बीएसपी के अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। सर जी, आपने सोशल राय यूट्यूब चैनल को समय दिया, आपने मेरे सवालों का जवाब सही तरीके से दिया, मेरे दर्शकों को भी समझ में आ गया कि जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, कमियाँ किसकी में हैं, तो सारी चीज़ आपने आज बयान कर दी, इसलिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में आपको नमो धन्यवाद। जय जय भीम, नमो बुद्धाय राही जी।